गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने टैक्स परक्विजिट्स किए थे, जिसमें टैक्स फ्री परक्विजिट्स वाला ये पार्ट मैंने आपको कहा था कि आप रीड आउट करेंगे। रिमेंबर ये सभी, ठीक है। उसमें टैक्स फ्री परक्विजिट्स में जो फर्स्ट था मेडिकल बेनिफिट्स, वो हम आज करेंगे। मेडिकल बेनिफिट्स जो हैं वो कुछ एक लिमिट भी हैं उसमें, जिसके लिए हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। मीन्स ये टोटली टैक्स फ्री परक्विजिट नहीं है, लेकिन टैक्स फ्री परक्विजिट्स में एनलिस्टेड है और हम इसके बारे में अब देखते हैं। चलो, मेडिकल बेनिफिट्स किसके लिए मिलेंगे? मेडिकल बेनिफिट्स क्या, आपके इलाज के लिए या आपके ट्रीटमेंट के लिए आपने कोई खर्चा किया जिसका पेमेंट एम्प्लॉयर ने किया, या फिर आपने कोई खर्चा किया उसको रीइम्बर्स एम्प्लॉयर ने कर दिया, ठीक है। वो मेडिकल बेनिफिट्स किसके लिए? सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन। सेल्फ खुद के लिए, अपनी बीवी या पति के लिए, या बच्चों के लिए। और मेनली और होली डिपेंडेंट। मेनली और होली डिपेंडेंट माने जो टोटली आप पर डिपेंडेंट हैं, या फिर ज़्यादातर वो आप पर ही डिपेंडेंट हैं, जिसमें कौन कौन आएंगे? फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर। ये वर्डिंग्स ध्यान रखना, क्योंकि बेटा एक्ट की बात है, लॉ की बात है, तो जो वर्डिंग दी गई हैं वही रहेंगी, ठीक है। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर्स, ओके। फिर अब ये किस किस तरीके से है? देखो, मेडिकल बेनिफिट ऐसा नहीं, आजकल का टाइम जो है लोग इंडिया में भी इलाज कराते हैं और बाहर भी कराते हैं, राइट। तो इंडिया में अगर इलाज कराते हैं और उसका पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है, या उसकी एग्जाम्पशन हम ले रहे हैं रीइम्बर्समेंट की, तो क्या केस रहेगा? तो उसमें देखो, मैंने हॉस्पिटल्स को बाइफरगेट कर दिया है। 3 तरीके के हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट करवा सकता है, जनरली यही रहते हैं। एम्प्लॉयर का अपना अगर हॉस्पिटल हो, अप्रूव्ड हॉस्पिटल हो, अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लोकल अथॉरिटी, या और प्राइवेट हॉस्पिटल हो। इन तीनों में से किसी हॉस्पिटल में वो करवा सकता है। अप्रूव्ड हॉस्पिटल जनरली प्राइवेट हॉस्पिटल ही रहते हैं, या फिर इसमें हम लोकल अथॉरिटी के हॉस्पिटल जो सरकारी अस्पताल हैं वो भी शामिल कर लेते हैं, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में इलाज चला है, उसका खर्चा वहाँ पर आया है, जिसका उसे कोई पेमेंट नहीं करना पड़ा, या उसका पेमेंट उसके एम्प्लॉयर ने ही कर दिया है, तो उस पर दी गई सारी अमाउंट फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अब यही अगर इलाज उसने अप्रूव्ड हॉस्पिटल में कराया है, अप्रूव्ड हॉस्पिटल कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, बुक में दे रखा है। इन अ हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट, सरकारी हॉस्पिटल, लोकल अथॉरिटी, और अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स को अप्रूव करके उनकी लिस्ट निकाल देती है, तो अगर वो हॉस्पिटल है। या फिर अगर स्पेसिफाइड डिसीज़ है, स्पेसिफाइड स्पेशल प्रेस्क्राइब डिसीज़ और एलिमेंट है, तो वो किसी ऐसे हॉस्पिटल में जो चीफ कमिश्नर ने अप्रूव किया है। तो इन दोनों ही केसेस में अप्रूव्ड हॉस्पिटल जो सरकारी अस्पताल है, गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया है, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, और या फिर अगर स्पेशल डिसीज़ है तो चीफ कमिश्नर ने अगर उसे अप्रूव किया है, तो दोनों ही केसेस में उस तरीके के लिए दी गई अमाउंट फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगी, वो टैक्सेबल नहीं होगी। फिर बात आती है प्राइवेट हॉस्पिटल की। प्राइवेट हॉस्पिटल पर किया गया कोई भी खर्चा जिसे एम्प्लॉयर ने बियर किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे कि एम्प्लॉयर ने ही पेमेंट किया, इनडायरेक्टली कैसे पहले एम्प्लॉय ने पेमेंट की और उसकी रीइम्बर्समेंट बाद में एम्प्लॉय को पेमेंट एम्प्लॉयर ने कर दी, उसे रीइम्बर्समेंट कहते हैं ना। पहले एम्प्लॉय पेमेंट कर दे और वो उसका खर्चा जो सारे का सारा एम्प्लॉयर उसको लौटा दे, दैट इज़ कॉल्ड रीइम्बर्समेंट। अगर ऐसा है तो वो टोटली एग्जाम्प्ट नहीं है, बिल्कुल भी एग्जाम्प्ट नहीं है। 19-20 असेसमेंट ईयर से एग्जाम्पशन नहीं मिल रही है, ठीक है। फिर बात आती है अगर वो अपना इलाज बाहर करवा रहा है, किसका? वही फैमिली जो हमने ऊपर डिस्कस की थी। तो अब्रोड अगर वो करा रहा है, मेडिकल एक्सपेंस कोई हैं, वो फुल्ली एग्जाम्प्ट रहेंगे अप टू अप्रूव्ड बाय द आरबीआई। आरबीआई टाइम टू टाइम इस तरह की अप्रूव्ड अमाउंट घोषित करता रहता है, तो वहाँ पर जितना भी आरबीआई ने अप्रूव कर रखा है वहाँ तक का मेडिकल एक्सपेंस पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसकी ग्रॉस टोटल इनकम या कुछ भी ऐसा हमें लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है कि बाहर जाने का खर्चा भी तो है, रहने का भी है। स्टे एंड ट्रैवल, स्टे एंड ट्रैवल अगर है, पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट भी अलाउ किया गया है, ऐसा कुछ स्टे एंड ट्रैवल का खर्चा है, तो वो एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन कब? अगर उसकी जीटीआई जो है, ग्रोस टोटल इनकम, जीटीआई बोलते हैं इसको, ग्रोस टोटल इनकम अगर 2 लाख से कम है तभी वो एग्जाम्प्ट होगा, और वो भी आरबीआई ने जितना अप्रूव कर रखा है, ओके।
फिर जो हमने ये बात की कि ये एग्जाम्प्ट होगा अगर वो पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर उसकी, अगर उसकी रीइंबर्समेंट भी हो रही है, यहाँ बुक में आपको पेज नंबर 90 में ये टेबल दिया गया है, अगर उसकी रीइंबर्समेंट भी हो रही है इस तरह के एक्सपेंसेस की अब्रॉड वाले जो हमने डिस्कस किए, तो उस पर कंडीशंस यही वाली लगेंगी। ठीक है, आरबीआई ने जितना अप्रूव किया है और ट्रैवल और स्टे के लिए जीटीआई उसकी 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका मेडिकल बेनिफिट्स के लिए आप 6th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है इसकी ग्रॉस एनुअल सैलरी 1,95,000 है। अभी जीटीआई पर मत पहुँच जाना। ग्रॉस टोटल इनकम होती है सभी चीज़ें ऐड करने के बाद, डिडक्शंस और एडिशंस के बाद। मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पेड बाय द एम्प्लॉयर टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर। प्राइवेट प्रैक्टिशनर का क्या था, एग्जाम्प्ट नहीं था, तो यहाँ पर हम 1,95 में ये 30,000 जो प्राइवेट को दिए हैं वो डाल देंगे, ये एग्जाम्प्ट नहीं है। फिर बात आती है मेडिकल एक्सपेंडिचर पेड बाय एम्प्लॉयर टू द हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये अप्रूव कर रखा है चीफ कमिश्नर ने 50,000 और अप्रूव्ड हॉस्पिटल एग्जाम्प्ट है। ठीक है, तो ये अमाउंट हम यहाँ नहीं लेंगे, देखो एग्जाम्प्ट लिखा हुआ है। उसके बाद आता है रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय इन अ हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर। ऊपर क्या था, मेडिकल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली पे किया गया था, ये रीइंबर्समेंट समझाने के लिए अलग पॉइंट दे दिया। ठीक है, दोनों हॉस्पिटल अप्रूव्ड हैं तो दोनों ही एक्सपेंसेस आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। फिर एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग अब्रोड इंक्लूडिंग दैट ऑफ अटेंडेंट बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, ये अब्रोड वाली बात आ गई। यहाँ पर एक तो आरबीआई की हमें देखनी पड़ेंगी लिमिट्स क्या हैं और जीटीआई देखनी पड़ेगी, राइट। अभी तक वैसे हम देखें जनरली तो हमारी जीटीआई 2 लाख से तो क्रॉस कर गई है, 1,95 ही हो गए थे, 30 ही हो गए थे, ऑलरेडी 2 लाख से क्रॉस कर गई है। तो ट्रैवल वाला खर्चा तो यहाँ पर एग्जाम नहीं होगा, राइट। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग अब्रोड बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, चाहे किसी ने बॉर्न किया, ये खर्चा ठीक है एम्प्लॉयर ने वहाँ दे दिया, बट टैक्स वाले तो इस पर टैक्स लगाएंगे। ठीक है, ये एग्जाम्प्ट नहीं करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवलिंग अब्रॉड बोर्न बाय द एम्प्लॉयर 1 लाख रुपए, ये देखो यहाँ ऐड कर दिए, राइट। उसके बाद एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन स्टे एंड ट्रीटमेंट अब्रॉड बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, बाहर स्टे और ट्रीटमेंट पर जो खर्चा लगा, ट्रीटमेंट वर्ड आ गया, ये मेडिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कंडीशन क्या थी, अप्रूव्ड बाय आरबीआई। जितनी लिमिट आरबीआई ने अप्रूव करी है वो कितनी है, वो नेक्स्ट में इन्होंने बता दिया कि आरबीआई ने 1 लाख रुपए अप्रूव करी है, तो 1 लाख रुपए क्या हो जाएंगे एग्जाम्प्ट, और 50,000 पर टैक्स लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक्सपेंडिचर ऑन स्टे एंड ट्रीटमेंट अब्रॉड 1.5 लाख का हमारा खर्चा था, 1 लाख की लिमिट लेस करके हमने 50,000 सैलरी में ऐड कर देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो बड़े ध्यान से, एम्प्लॉयर reimburse the medical expenses incurred by employee on treatment of his grandfather dependent upon him। ये देखो आपको घुमाने के लिए दे दिया dependent upon him। फैमिली में कहीं ग्रैंडफादर लिखा बच्चों, नहीं लिखा हुआ है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर ग्रैंड तो कहीं नहीं है भाई, तो फिर ये खर्चा आपको टैक्स फ्री नहीं होगा। ये 2,000 आप देखो यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट एक्सपेंसेस ऑन कैंसर प्रेस्क्राइब ट्रीटमेंट ऑफ हिज डॉटर एट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, ये अप्रूव्ड हॉस्पिटल है। प्रेस्क्राइब्ड ये हमारी बीमारी होती है कैंसर की, पेड बाय द एम्प्लॉयर 1 लाख, ये टोटली एग्जाम्प्ट रहेगा बच्चों, क्योंकि ये प्रेस्क्राइब्ड एलिमेंट है, चीफ कमिश्नर ने अप्रूव करी हुई है इस हॉस्पिटल को, ये फुल्ली एग्जाम्प्ट रहेगा, 1 लाख हो चाहे 10 लाख हो चाहे जो भी हो। ठीक है, ये हम यहाँ पर नहीं लेंगे, यहाँ पे हम ये पॉइंट लिख सकते हैं यही वाला, और उसके आगे एग्जाम दिखाएंगे। अब इसका टोटल करेंगे, हमारी ग्रॉस इनकम कितनी हो गई, 3,70,000। ओके, अब एक और हम कर लेते हैं आज की आज, लीव ट्रैवल कंसेशन और पैसेज मनी टू एन एम्प्लॉय। देखो एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को घूमने के लिए भी कुछ पेमेंट करता है। घूमना फिरना बहुत ज़रूरी है माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए, ताकि वो बोर्डम से बोरियत से दूर होकर के जब वो फ्रेश होकर के आएगा तो और अच्छे से आपकी कंपनी में काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रोविज़न के लिए एक नया चीज़ शुरू की गई थी बहुत पहले, लीव ट्रैवल कंसेशन, एलटीसी पे की जाती है।
जनरली ये कब पे की जाती है, 4 साल में 2 बार, या कई इंस्टीट्यूट उसे 4 साल में 1 टाइम पेमेंट कर देते हैं। अब वो टैक्सेबिलिटी उसकी क्या रहेगी उसके लिए देखते हैं। देखो बेटा, फैमिली का मीनिंग सेम रहेगा जो आपके मेडिकल बेनिफिट्स में था। जनरली हर एक बेनिफिट्स में फैमिली का मीनिंग यही रहेगा। अब इसका इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात क्या, हमें समझ आ गया घूमने फिरने के लिए जो हमें पेमेंट किया जाता है उसमें कंसेशन दिया जाता है, उसको कितने हद तक हम टैक्सेबल करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पशन लिमिट जो है एक्चुअल एक्सपेंडिचर से इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पशन कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। जितना भी हमने घूमने पर खर्च किया है एग्जाम्पशन की अमाउंट उससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, उसके लिए प्रूफ देंगे आप, उसे वैलिड प्रूफ आपके पास होने चाहिए उस एक्सपेंडिचर के, जो आप एम्प्लॉयर को, टैक्स अथॉरिटीज़ को दिखाएंगे। फिर LTC कहाँ से रिसीव होगी, एम्प्लॉयर से या एक्स एम्प्लॉयर से। बिफोर रिटायरमेंट हो सकती है इन जॉब में, या फिर आफ्टर रिटायरमेंट भी अगर आपको रिसीव हो रही है तो एग्जम्प्ट रहेगी अप टू मैक्सिमम ऑफ एक्चुअली पेड। एक्चुअल एक्सपेंडिचर तक वो अमाउंट एग्जम्प्ट रहेगी जितना आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया है। ठीक है, अवेलेबल फॉर ओनली 2 चिल्ड्रन, सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट्स। 2 बच्चों के लिए और सेल्फ अपनी पत्नी या पति के लिए, और डिपेंडेंट्स के लिए वो जो हमने वहाँ फैमिली के लिए किया था। फिर 4 साल के एक ब्लॉक माना जाता है इस LTC के लिए, और उसमें हम मैक्सिमम 2 बार इसे अवेल कर सकते हैं, इस तरह के एग्जाम्पशन को 4 साल में 2 बार। ठीक है, उसके बाद लेकिन अगर आपने ऐसा हुआ कि 4 साल में आप उसे अवेल नहीं कर पाए एक बार भी, ठीक है, अब आप घूमने जा रहे हैं 5वें साल एकदम नेक्स्ट ईयर, तो आपको टैक्स अथॉरिटी इस फर्दर 1 ईयर के लिए एक छूट देती है कि आपने अगर 4 साल में ये फैसिलिटी अवेल नहीं की है, नेक्स्ट ब्लॉक के वेरी फर्स्ट ईयर में आप उसको क्लेम कर सकते हो। ओके, LTC के ये प्रोविजंस आपने ध्यान रखने हैं। अब एग्जाम्पशन लिमिट क्या होगी, इसके लिए आपको 92 पेज पर ये चार्ट दिया हुआ है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। बहुत फाइन चार्ट है कि आप किस मोड से ट्रैवल करेंगे और एग्जम्प्टेड अमाउंट क्या रहेगी। अगर एयर से ट्रैवल कर रहे हैं तो इकॉनमी फेयर जो शॉर्टेस्ट रूट का लगेगा, या फिर एक्चुअल अमाउंट स्पेंड, इन दोनों कंपेयर करेंगे, जो सा कम होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर वो ट्रेन से किया है तो AC का ट्रेन फेयर, फर्स्ट क्लास AC का जो फेयर शॉर्टेस्ट रूट से रहेगा, या फिर एक्चुअली आपकी अमाउंट जो लगी है दोनों में से जो कम होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल। अगर वो एयर फेयर से या ट्रैवल से नहीं किया है लेकिन वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, तो फर्स्ट क्लास डिलक्स बस का फेयर शॉर्टेस्ट रूट से अगेन, या फिर एक्चुअली अमाउंट स्पेंड, दोनों में से जो कम होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर ऐसा कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तब हम बस का फेयर ना लेकर के एक्चुअली फर्स्ट क्लास AC फेयर, रेल का फेयर ले लेंगे शॉर्टेस्ट रूट से, और या फिर एक्चुअल अमाउंट स्पेंड, दोनों में से जो सा कम होगा। तो आज हमने किया मेडिकल बेनिफिट्स एंड लीव ट्रैवल कंसेशन। आपका काम ये है, इस चार्ट को आपने अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना है कि कौन कौन से बेनिफिट्स स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल हैं। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए सिर्फ स्पेसिफाइड के लिए करो, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा सभी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का आएगा। कल भी बताया था, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कोई रह ही नहीं गया बेटा। क्यों नहीं रह गया, क्योंकि कल भी किया था, अगर आपको ध्यान हो, ये जो पॉइंट आता है ना कि 50,000 से ज़्यादा सैलरी होगी तो स्पेसिफाइड होगा, तो बेटा 50,000 की सैलरी के लिए देखो एक महीने में कितनी सैलरी चाहिए, 12 चौक 48, 4,500 के आसपास मंथली सैलरी, इससे ज़्यादा ही है आजकल हर एक की। इवन जो घर पर मेड्स काम करते हैं, या लेबर जो घर बनाने में, या और कोई जो सबसे कम पेड लेबर है, उसे भी इससे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो ज़्यादातर पर्क्स हैं नेचुरली हायर क्लास को मिलते हैं, तो ये सारे पर्क्स स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए ही है, और ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश करो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए कौन सा टैक्सेबल है और कौन सा टैक्स फ्री, ये याद करो। ठीक है, इसमें सारे टैक्सेबल रहेंगे। याद का एक तरीका बता देती हूँ, 1 और ये 2, ये आपके एग्जाम्प्ट हैं। वो कौन से एग्जाम्प्ट हैं, एजुकेशनल फैसिलिटी और यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट एक्सेप्ट कार के अलावा और कोई एसेट का यूज़ करना। ठीक है, एजुकेशनल फैसिलिटी भी देख लो फटाफट से। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर ऑन और मेंटेन किया है एम्प्लॉयर ने, अगर एम्प्लॉयर का अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है,
ठीक है। और एजुकेशनल फैसिलिटी इज़ अलाउड इन एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय रीज़न ऑफ हिज बीइंग इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयर, और या फिर उस एम्प्लॉयर के साथ काम करने की वजह से उसे किसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कुछ ऐसा बेनिफिट मिल रहा है, एजुकेशनल फैसिलिटी मिल रही है, तो उसकी टैक्सेबल होगी या नहीं है। देखो, एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय, अगर उसके बच्चों को ये एजुकेशनल फैसिलिटी मिल रही है, कोस्ट और वैल्यू ऑफ बेनिफिट डज नॉट एक्सीड 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, माने 1000 पर मंथ पर चाइल्ड तक के लिए अगर उसका खर्चा आ रहा है तो वो टोटली एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो या तो एम्प्लॉयर का है या एम्प्लॉयर की वजह से जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो 1000 पर मंथ तक का एग्जम्प्ट रहेगा। एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू अदर मेंबर्स, बच्चों के अलावा और किसी के लिए वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। बच्चों के लिए अगर एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही है तो वो, और उसका खर्चा 1000 पर मंथ तक है एक बच्चे का, तो वो एग्जम्प्ट है। अगर इस खर्चे से ज़्यादा है एक बच्चे का या फिर बच्चे के अलावा किसी और को पढ़ाने के लिए, तो वो टैक्सेबल है। और इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अलावा किसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बच्चे पढ़ रहे हैं और उसका रीइंबर्समेंट अगर आपका एम्प्लॉयर कर रहा है तो वो सारा टैक्सेबल हो जाएगा बेटा। ठीक है। तो हमारा ये वाला पर्क्स का पार्ट हो गया है, कल से हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।